तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एनटीए के सारे एमसीक्यूज 2019 से 2025 तक। चैप्टर रहेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जितने भी एमसीक्यू यानी कि जो रेगुलर नीट में आए हैं या री टेस्ट में आए हैं या उड़ीसा मणिपुर कहीं आए हो सब करेंगे। तो 2019 से 2025 जीरो टाइम वेस्ट इसलिए बोला है कि यहां पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कोई किलिंग या टाइम वेस्ट किलर नहीं है यहां पर। चैप्टर 4 टोटल कितने क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन हैं जो कि आपको तरह तरह के एग्जाम में आए हैं, एनटीए द्वारा दिए गए हैं। नीट फिजिक्स डेली शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि इस सेशन का उनको पीडीएफ मिले, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ मिलेगी। इसके अंदर जो भी पीडीएफ है सब की सब अनलॉक है, क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपने नीट की पढ़ाई को पुख्ता कीजिए। बस आपको अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, दैट्स ऑल। तो जो चाहते हैं वो पीडीएफ ले लीजिए। खैर, पढ़ाई की बात तुरंत शुरू करते हैं जिसकी वजह से वीडियो बन रहा है। तो टॉपिक 1 है मैग्नेटिक फोर्स। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, 2021 का है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है तो इसी चैप्टर में, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग पूरा वेक्टर वाला ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि जहां वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर लगता ही है। इन द प्रोडक्ट F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, यानी Q लिखा V लिखा और इस B को कंपोनेंट फॉर्म में बी आई बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप लिखा है। Q की वैल्यू कर दी है 1, छुट्टी। V हो गया है ये वेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है, भी पुट करेंगे। एंड F की वैल्यू, इसकी वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है। अब कह रहा है कि इसके जो कंपोनेंट है ना ये पता करने होंगे, बी 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 नॉट, और कंप्लीट एक्सप्रेशन B का लिखो। अब देखिए ये सवाल सरल है, बस आपको मैथमेटिकल मतलब थोड़ा वेक्टर वाला काम करना है। F की जगह आप ये वैल्यू रखिए, यहां पर देखिए 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। ये देखिए ये जो F था ना, ये इसकी जगह हमने ये वैल्यू रखी है। और यहां आ जाइए Q की वैल्यू, क्योंकि 1 होती है तो Q को आप छोड़ दीजिए, 1 आ जाएगा मतलब कुल मिलाकर। और ये V वेक्टर है तो ये रहा V वेक्टर 2i 4j प्लस 6k कैप। और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, या मैं क्रॉस लगा देता हूं, और ये बी आई कैप प्लस बी जे कैप और बी नॉट के कैप, ये वेक्टर लिख दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन था ये तो वही रहेगा, और ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जो कि डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो मैं यहां एक बार और कलर बदल लेता हूं यहां पर, और यहां पर लिखता हूं 4i माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। और यहां डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, देखिए आई जे के लिखते हैं, पहले आप निकालना सीखे जरूर होंगे। पहले इसके ये कंपोनेंट 2 4 6, इनको स्केलर कंपोनेंट बोला जाता है। और बी 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 नॉट, ये रहा बी और ये रहा बी और ये रहा बी नॉट, ये बन गया डिटर्मिनेंट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अभी हम सॉल्व कर ही देते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, तो ये देखिए वैल्यू मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए, इसे तो लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो हर जगह बार बार लिखने कोई मतलब है नहीं है। 12k कैप, और इसको यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो पहले ये आप जानते हैं ना, प्लस माइनस प्लस चलाते हो, तो ये हमने प्लस आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू बी नॉट, यानी 4b नॉट माइनस ये b इंटू 6 माइनस 6b, फिर ये माइनस जे कैप, और ये माइनस के बाद इसको रो और कॉलम छोड़ देते हैं, 2b नॉट माइनस 6b। फिर अगला बच्चा k कैप, ये लिखा मैंने प्लस k कैप, और यहां पे ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 2b माइनस 4b। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जगह हम यहीं आपको समझा देते हैं, भी देखिए कितने सुंदर तरीके से। तो मैं ब्लू कलर करता हूं, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब देखिए k का कंपोनेंट यहां 12 है, तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए। मैंने k ही क्यों चूज किया, क्योंकि बाकी दोनों में b नॉट b दोनों इन्वॉल्व है, तो इक्वेशन बन जाएगी। और यहां b ही b है तो खट से निपट जाएगा ये, इसलिए k कैप वाले को k कैप के साथ वाले कोफिशिएंट से कंपेयर कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूं ऑन कंपेयरिंग। अब ऑन कंपेयरिंग में 12 बराबर ये था 2b माइनस 4b, तो यह आ जाएगा माइनस 2b, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब देखिए b पता चल चुका है, b नॉट और चाहिए। अब किसी दूसरे में वैल्यू पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। हम ले लेते हैं
कोई भी वैल्यू ले लो, चाहिए 4 वाली ले लेते हैं, इसको इससे कंपेयर कर देंगे। दैट इज 4 इज इक्वल टू 4b0, हमको मालूम नहीं है अभी, -6b हमको पता चल चुका है -6 है। तो यहां से आप वैल्यू निकालो, 4 बराबर 4b0, इसको ऐसे कर दो, नहीं मिल जाएगा, इसको भी नीचे कर लेते, जगह ही नहीं बची वहां, तो मैं इसको यहां पर, अब यहां पे लिख दीजिए 4, और ये हो गया 4b0, और ये 6×36 प्लस का, तो ये आ जाएगा -32, तो आ जाएगा -8। ये देखिए, अब ये b0 भी, b भी आ गया, b0 भी आ गया, एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो एक्सप्रेशन b का क्या था, b वेक्टर बराबर था, ये देखिए bi, तो b की जगह -6, तो -6i कैप, फिर bi है, bj है, तो -6j कैप, फिर -8k कैप। ये एक्सप्रेशन है और यही आपका आंसर है। कलर बदलने, क्योंकि ये कलर उसमें चलेगा नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखिए कौन सा मिल रहा है, तो यहां तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से परफॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यानी कुल यहां पे वर्किंग थी, बाकी कोई दम नहीं था सवाल में। तो आप बिल्कुल शांति से प्रैक्टिस बनाए रखिए। 2023 का सवाल करते हैं। ए वायर कैरिंग ए करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये डायरेक्शन के लिए दिया है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, करंट की डायरेक्शन इधर है, और इसकी लेंथ आपकी एल है। इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरली आपको दिया हुआ है वेक्टर फॉर्मेट में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। अब आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब ये L एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट एलिमेंट से एसोसिएटेड मामला है। तो ये करंट L को कैसे लिखोगे, L वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड विच इज L लेंथ, और साथ में इसका जो डायरेक्शन होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा जो आई कैप, जे कैप, के कैप वेक्टर्स होते हैं, ये फिजिक्स में डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो हमने डायरेक्शन दे दी, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब यहां पे लिख दीजिए F इज इक्वल टू आई तो स्केलर ही है, और यहां आपने लिखा एल आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट, चाहो तो ये ऐसे ऐसे लिख दें, जैसे थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ सकती है। 2i 3j और -4k कैप, ये यहां पर हमने बनाई। ये काफी क्लोज मैंने लिख दिया, मैं समझ जाना ये अलग मामला है, मैं कोई घेरा लगा देता हूं यहां पर, जिससे कि आपको मिले ना, इसमें ये अलग चीज थी। अब यहां पर ये एल को बाहर कर लो, ये भी तो लेंथी मैग्नीट्यूड है, तो आई का लो, तो आई क्रॉस आई आप जानते हैं 0 होता है नल वेक्टर में, 0 ही लिख रहा हूं, ज्यादा घुसेड़ेंगे नहीं। तो आई और जे की बात करो, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप के बराबर, और आई क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -j कैप के बराबर। तो वैल्यू लिख लेते हैं आई का, ये आई क्रॉस आई हो गया 0, छोड़ दिया, आई क्रॉस जे के तो आ गया 3k कैप, फिर आई का इससे तो ये -4 था, आई क्रॉस के मतलब -j कैप। अब ये देखिए हो गई वैल्यू आई एल, और इसे लिख सकते हो 3k कैप प्लस 4j कैप। और सिंप्लीफाइड लिखना हो अगर, तो इसे आप j पहले लिख लीजिए, तो लिख सकते हो 4il j कैप प्लस 3il k कैप, मतलब आई जे के पढ़ते हैं ऐसे। अब इसका इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए वेक्टर का, जैसे आप आसानी से निकालते आए हैं। इनके कंपोनेंट का अंडर रूट करके जोड़ मारिए, स्क्वायर करके, 4il का स्क्वायर प्लस 3il का स्क्वायर। अब आप जानते हैं, तो il तो कॉमन लेके बाहर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5il आ गया। ये आपका यहां पर आंसर है। अब 5il मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां सही है, तो ये ऑप्शन बी यहां पर आराम से आ गया। तो ये बस आपको थोड़ा बहुत मैं आराम से बता रहा हूं, इससे क्लैरिटी बने, वरना एक खट से सवाल आप लगा देंगे, 30-40 सेकंड में लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मणिपुर 2023 का क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देखते हैं। यहां पर
लिखा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। ये एक वायर है जो हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया, इसका जो वेट होगा जो कि 250 ग्राम है वो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, तो हमेशा नीचे ही लगता है। 2 मीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, एनी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.7 टेस्ला, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब ये क्या है ना कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया जिससे लटका के रखा है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, देखिए इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूं, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, कलर तो बदला नहीं, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एफ बी लिख देता हूं, ये एफ बी लगना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा, नहीं बैलेंस ही नहीं होगा। ये एफ बी इधर और करंट की डायरेक्शन किधर हो, तो आप यहां पर मान लीजिए इसके 90 डिग्री पर हम लगा देते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, अमाउंट पूछा है, मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूं, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। भाई फादर मदर चाइल्ड जो ट्रिक याद कर रखे हो, एफ मतलब फोर्स, तो फोर्स लग रहा है ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये चिल्ड्रन मतलब करंट, चाइल्ड, ये ऐसे, तो ये अंगूठा, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है 90 डिग्री पर, कहना चाहो तो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर इस पॉइंट ओ पर। अगर आप और विश्लेषण करना चाहो, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दी थी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे पकड़ के ही चलेंगे, ठीक है। अब क्या है, अच्छा अमाउंट ऑफ करंट, तो ये यहां पर अब क्या बना कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेट को बराबर कर ले, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती आई एल बी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पर है, तो आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा 1, और ये रहा एम जी। करंट निकालना है तो आप लिखोगे एम जी अपॉन एल बी। एम कितना था, 250 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। जी बोला है 9.8 लेना है, शायद कट रहा हो सीधे इसलिए दिया हो। एल की वैल्यू है 2 मीटर, बी कितना है 0.7 टेस्ला। ये यहां पर अब इसको काट पीट डालिए आप, तो ये 2 से काटोगे तो आ जाएगा 4.9, और ये देखिए इसीलिए दिया था 7 सत्ते 49, ये आ गया 7, तो ये हो गया आपका 250 इंटू 7, यानी 25 इंटू 7 175 होता है, 17510 और इंटू 10 की पावर -3। अब ये वैल्यू आ रही है, यानी कि 1.7 एम्पियर है, कहीं 1.75 एम्पियर आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ दिख क्या रहा है, ही सही। इस तरह से सवाल करेंगे, और ये जो सवाल होते हैं ये आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ये बहुत बैलेंसिंग वाले, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जीरो टाइम वेस्ट सीरीज की बात की है, तो टॉपिक 2 है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं, 2019 में सवाल है आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स। आप जानते हैं कि जो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो चार्ज होगा वो एक केवल प्लस ई के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन भगा दियो। एंड अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो He2+ लिख दो, यानी कि इसका जो यहां पर चार्ज होगा वो 2e के बराबर होता है, विथ सेम मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब होता है pm इंटू वी, है ना। मोमेंटा एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोमेंटम प्लूरल इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटर परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देखिए क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंट्री लेता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, उसकी जो रेडियस होती है वो mv अपॉन क्यूबी के बराबर होती है, आप रट रखे होगे। इसकी कंडीशन यही होती है कि जो एंट्री है चार्ज पार्टिकल की वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो, वरना अगर ऑब्लिकली हो गई तो हेलिकल मोशन हो जाएगा। खैर अब यहां पर क्या है, इसको लिख देते हैं P, और ये रहा Q इंटू बी। अब देखिए दोनों के लिए हमारा मोमेंटा क्वेश्चन में दिया था और बी सेम है, तो यहां पर सिंपली R इज प्रोपोर्शनल टू Q हो गया, क्योंकि बाकी दोनों P और B तो सेम है। तो RH हाइड्रोजन R अल्फा निकालने गए तो हम Q अल्फा अपॉन QH लिख देंगे। Q अल्फा कितना है 2e के बराबर, H कितना है E के बराबर, तो कट कुटा के 2:1 आ गया, और यही भाई साहब हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट
चॉइस खत्म हो गई बात। इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप पकड़ पाए होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। अब ये टॉपिक 3 है, मोशन इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो है बोर्ड से या एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं। तो मणिपुर 2023 का सवाल लेते हैं। लिखा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसी डायरेक्शन में भाई साहब ये बोले हैं, तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना देते हैं, along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region, यहां किसी इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करेंगे, such that its velocity is pointed along the direction of the fields, यानी इसको भी ऐसे ही भगाया है, then the electron speed will decrease, speed अच्छा ये है। अब देखिए यहां पर एक पर ध्यान रखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप फोर्स जानते हैं किसी चार्ज पे क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो तो फोर्स 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां 0 लगेगा, तो वो तो रोल ही नहीं प्ले करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। आपको पता है कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इस पे फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और जब विपरीत दिशा में लगेगा तो इसको रिटार्डेशन देगा, यानी इसकी स्पीड घटेगी। तो घटने वाली बात कहां है, स्पीड विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बात खत्म हो गई, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि बाकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज तब होती जब ये पॉजिटिव पार्टिकल होता, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाता इलेक्ट्रिक फील्ड की। और टर्न वन की तो बात ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यहां पर 0 है। उम्मीद करते हैं ये बात आप तक पहुंची। अगला सवाल लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, ये 2025 में देखिए आया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन मास दे रखा है एंड चार्ज, ठीक है, पता भी रहता है, मूविंग विथ स्पीड c/100 speed of light is injected into a magnetic field B of magnitude this one perpendicular to the direction of the motion. ठीक है। We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Speed of light दे रखी है। देखिए ये आप अगर प्रिपरेशन ठीक किए हैं, ऐसी सिचुएशन होने के लिए E/B का रेशियो V के बराबर होना चाहिए। खैर वो कैसे आता वो भी हम दिखा देते हैं। यहां पर कहानी जब निपटेगी तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर हम वेक्टोरली बात करें तो वो -F मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर होना चाहिए। भाई डायरेक्शन अपोजिट वेक्टोरली लिखा है, और मैग्नीट्यूड उतना ही उसके बराबर। अब यहां पर इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको लिख देते हैं Q इंटू ई, और -FB को क्या लिखते हैं, Q V क्रॉस B। यहां से हम डायरेक्शन की बात पकड़ सकते हैं। देखिए Q कट गया यहां पर, तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो -V क्रॉस B होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए ये V क्रॉस B जो रिजल्ट देता है वेक्टर, आपने क्रॉस वेक्टर पर बड़ा होगा, ये एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों के नॉर्मल हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में E है, यानी E हमारे B से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये जो रिजल्ट है V क्रॉस B, ये कौन सा वेक्टर आता है, ये एक ऐसा वेक्टर आता है जो V और B दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब ये जो E है उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो है तो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर इधर है तो उसके अपोजिट इधर होगा, तो E और B में 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये डायरेक्शन यहीं से पकड़ लो। किसमें E एंड B पैरेलल, ये गलत, E इज पैरेलल टू B, ये गलत, E इज परपेंडिकुलर टू B एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर, ये दो C और D यहां पे सही हो सकते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो यहां पर मैं कलर बदल लेता हूं, ये देखिए E का मतलब लिखिए केवल E इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्रॉस B को ये VB साइन थीटा लिख देते हैं। तो इसे आप सिंपली 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन करोगे तभी एक दूसरे को अपोजिट ये कर पाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं VB के बराबर, ये E बराबर है ना, तो ये वैल्यू हो गई साइन 91 हो जाएगा, तो VB हो गया। ले देखिए क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा रखा है हम लोगों ने।
अब ये यहां पर V की वैल्यू जो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, E इज मैग्नीट्यूड E, अब E की वैल्यू निकाल लो यहां पर। अब E की वैल्यू V कितना था, तो V की वैल्यू यहां थी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ 8, है ना, इतना मूविंग विद स्पीड C बाई, ये C/100 लग रहा है, मूविंग विद इन इलेक्ट्रॉन, तो ये V का वैल्यू हो गया C/100, और B कितना है, B की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻4, डाटा मेरे ख्याल से सही मैंने लिखे होंगे, तो ये 9 त्रिक 27 हो गया, और 2 6 बचेगा, निपटाओगे 10⁻2 बचेगा, तो ये वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर आ रहा है। ये आंसर किससे मैच कर रहा है, डी वाले से मैच कर रहा है, 10⁻4 है ये, तो ये आंसर हो गया इसका डी। तो इस तरीके से ये सवाल होगा, उम्मीद करते हैं ये आप पकड़ पाए होंगे। ठीक, तो ये वी का जो यहां लिखा ना, इंजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इसलिए वी और बी में 90 डिग्री का एंगल था, इसलिए वी बी हो गया ये। इस तरह ही सवाल बढ़ेंगे, यहां से डायरेक्शन निकाल लिया और यहां से मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर तुम निकाल भी लेते तो इन दो ऑप्शन में चूज करना पड़ता, तो ये क्लियर होना चाहिए यहां से, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात चर्चा में मैं लाया हूं। अगला सवाल करते हैं, टॉपिक 4 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। ये बायो सावर्ट लॉ पे आधारित क्वेश्चन है, ये 2022 का सवाल है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखा है स्टेटमेंट 1, बायो सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor। ये बिल्कुल सही बात है। बेसिकली आपको ये जो एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो, और यहां अगर करंट इधर है आई, तो उसको लिखते थे आईडीएल, और कहीं किसी पॉइंट पर अगर ये थीटा लिख दो, ये आर ले लो, तो कितना बायो सावर्ट लॉ बताता था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 1 इज ट्रू, ठीक, ट्रू या करेक्ट जो भी बोलो। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, बायो सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात ठीक है, क्योंकि जो ये कूलॉम्स लॉ था वो कहता था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से क्वांटिटी बदले। यहां भी डी भी देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर बदल रही है, बी 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए उसके एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब हिंदी में उसी के अनुरूप है ना, उसी के अनुरूप, तो हिंदी समझते होंगे या इंग्लिश समझ लीजिए, एनालॉगस ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स आईडीएल। ये गलत लिखा हुआ है, ये जो आईडीएल होता है ये वेक्टर सोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसे करंट एलिमेंट बोलते हैं। आईडीएल ये है वेक्टर सोर्स, ये डीएल वेक्टर होता है, वेक्टर सोर्स होता है, करंट एलिमेंट जिसे बोलते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि वेक्टर सोर्स क्यू जो चार्ज होता है वो स्केलर सोर्स होता है, तो ये उल्टा लिख दिया है। इन्होंने लिखा है कि ये देखिए ये वेक्टर सोर्स है, ये स्केलर, तो स्टेटमेंट 2 हो गया रॉन्ग, फॉल्स लिख देता हूं। अब इसके हिसाब से स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये आंसर यहां हो गया ए। मेरे ख्याल से ये आप समझ पाए होंगे, छोटी सी मिस्टेक थी या जो आपको ध्यान से पकड़नी थी, समझ गए होंगे। इसमें ये जो डीएल वेक्टर होता है वो उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है। ये अगला सवाल करते हैं, टॉपिक 5, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, इसके ऊपर करते हैं सवाल। अब ये सवाल तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा या आप जानते होंगे, फटाक से हो जाएगा सवाल बिना कुछ किए। ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। यहां देखिए आई जा रही है, I1 I2 स्प्लिट हो गई, as shown in the figure. The radius of the circular loop is r, ठीक है। The total magnetic field at the current P of the loop, इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसका आंसर है 0 बनेगा। ये देखिए 0, खट से मैंने कैसे लगा दिया, कोई भी सिमेट्रिकल सिचुएशन होती, आप और सरल कर दें, कोई भी लूप ले लो, सर्कुलर लूप, इसमें से कहीं भी आप एंट्री करा दो करंट की, कहीं भी, और कहीं भी एग्जिट करा दो, चाहे यहीं एग्जिट करा दो, तो ये यहां से करंट जाएगी, यहां से जाएगी, दो बाइफरकेशन, हमेशा इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका 0 बनेगा। इस सर्कुलर लूप में
कहीं भी करंट डालो, कहीं से निकालो, इसका नेट रिजल्ट क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। और केवल ये लूप में ही नहीं होता, ये सिमेट्रिकल सिचुएशन कईयों के लिए लागू होता है। स्क्वायर में भी यही होगा। अगर आप ऐसे स्क्वायर बना रहे हो और एक यहां से करंट निकाली और यहां भेजी, ये करंट स्प्लिट होगी और यहां जाके मिलेगी, तो इसमें भी इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? फिर जीरो। अगर ऐसे ही स्क्वायर आप बनाए हुए सिमेट्रिकल सिचुएशन, एक करंट इधर निकाली, एक करंट इधर, फिर जीरो हो जाएगा। और भी कई केसेस होते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जो सिमेट्रिकल बिहेवियर्स होते हैं 2D स्ट्रक्चर में और आसानी से पकड़ सकते हो, वहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो कोई भी लूप स्क्वायर वाला लूप हो, चाहे आपका सर्कुलर लूप हो, बाकी लूप का मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं, उनके सेंटर पे अगर बाइफरकेट हो रही है करंट और फिर आगे निकल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो उसका खट से आंसर आप बी निकाल देंगे, जीरो। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल किल योर 5 मिनट्स। अगर आप कर भी लेते हैं तो उससे बचें, ये सब बातें पकड़ के रखें। अगला सवाल करते हैं 2024 का। ए टाइटली वुंड हैंडेड टर्न्स कॉइल of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is, take permeability of the free space, this one. अब आप जानते हैं बी सेंटर जब आप किसी भी लूप के सेंटर पे निकालने जाते हैं तो बी सेंटर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, और फॉर्मूले में म्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स है 100। आई कितना है? 7 एम्पियर की करंट है, 2 तो 2 ही है, और आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 को इंटू 10 की पावर -2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए कई वैल्यू कट जाएंगी, 2 से काट दो तो 50 की जगह सही कटो 2 आ जाएगा, और ये -1 बचेगा। ये तो हो जाएगी वैल्यू 7 2 14 इंटू पाई, और ये हो जाएगी 10 के पावर -7 में 2 घटा दो 5, और एक यहां से घटा दो तो 10 की पावर -4, और ये 14 पाई कितना हो गया? 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ही ले लें तो चल जाएगा क्या? ये टेस्ला मिली टेस्ला है तो उसको 10 की पावर -3 कर लेते हैं। देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिख देते हैं 1.4 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -3। तो ये मिली, ये टेस्ला वाला तो आंसर ही नहीं आएगा। अब ये इसमें 1 पाई होता है 3, तो इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 1.5 साढ़े 4 से ज्यादा थोड़ा। ये ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, आप चाहें तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए ही आएगा। दिख रहा है ना 1.4 को 3.14 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको 1.5 मान लो, 3 से कर 4.5 आ रहा है, उसके आसपास आना चाहिए। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। कैसे? जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करें आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब छठा टॉपिक है एम्पियर सर्किट लॉ। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं, और एक जो अभी क्वेश्चन लेके समझाते हैं, यही क्वेश्चन है, ये तरह तरह से कई बार आपसे पूछा गया है। करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, थिक कंडक्टर कह लीजिए सिलिंड्रिकल शेप में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर सरफेस और बाहर कितनी होती है, इसी पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट आई कह दीजिए। The plot of magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor। अब ये हमेशा आपने याद किया होगा, आपको ध्यान दिलवा देते हैं, बाकी तो आप ऐसे मान लीजिए कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट अपना फ्लो कर रही होगी, कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो अगर आप पहली चीज लेते हैं इनसाइड आर, ये इसका रेडियस है आर, और स्मॉल आर की वैल्यू इससे इस एक्सिस से ली गई दूरी है। यहां पे लिख भी देता हूं, चलो आपको याद दिलाना है इसलिए इनसाइड। तो ये जो बी इनसाइड की वैल्यू आती है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की, वो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। यानी यहां से क्या निकला कि बी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये रेफरेंस निकाला जाता है। नंबर 2 सिचुएशन की बात करते हैं, जब सरफेस ऑन द एक्सिस कह लीजिए, जब ऑन द एक्सिस का मतलब है आर बराबर 0, ऑन द एक्सिस,
जहां पर आर की वैल्यू हम 0 लेते हैं। तो बी एक्सिस पे याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है 0 बेटा। तीसरी वैल्यू पकड़ा देते हैं सरफेस, आर बराबर आर ऑन दी, मैं सीधे कर सकता था सवाल, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाना है, सवाल लगा के भागना नहीं है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी बी ऑन द सरफेस, इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर एक चौथी वैल्यू होती है आउटसाइड, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आउटसाइड, आउटसाइड मतलब इसकी एक्सेस से बाहर। तो वैल्यू आ जाएगी बी आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी इससे रेफरेंस निकलेगा बी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये आपको पढ़ा होगा, मैंने रिवाइज कराया। और उसका जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो इधर, और इधर आप आर दिखा दो। तो आपने क्या देखा था कि एक्सेस पे, एक्सेस का मतलब है आर बराबर 0, तो ये एक्सेस पर वैल्यू 0 होती है। और उसके बाद इनसाइड ये देखिए लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, और ये कहां तक बनेगी, आर बराबर आर तक। और उसके बाद ये ऐसे करके डिप मारेगी, क्योंकि आउटसाइड में b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ये r इज ग्रेटर देन r है। और ये क्या है, b इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और यहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है, ये इनसाइड है। तो ये ग्राफ आप दिमाग में रख लेंगे। मतलब मैंने सारा ही रिवाइज करा दिया, आपको कुछ मिस ना हो, क्योंकि पॉइंट आपको पढ़ाना है। अब इसमें जैसे ही आपने इसका फोटो देखा, आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए ही आप मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपने मैच कर दिया। इन सारी डाटा, क्योंकि ये पूछा बहुत गया है, इसलिए आप दिमाग में इसको याद कर लें, बार बार कहां तक इसको निपटाएंगे। ये फॉर्मूले बता दिए और ये इसका ग्राफ बना दिया। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। यही सवाल फिर दिए, देखिए 2019 में आया है, और यही 2021 में आया, लैंग्वेज बदली। लिखा ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, वही चीज है, ये रेडियस आर और इसके अंदर करंट है आई, ये आई है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन अब आप फोटो देख ही चुके हैं, तो आंसर यहां बी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की कोई जरूरत है, अभी पीछे में काफी हमने तसल्ली से समझाया है, फोटो आपने देख ही ली। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये लिखा है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। ये पीक्यू कंडक्टर है, 5 एम्पियर की करंट इससे फ्लो कर रही है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन देखिए मूव कर रहा है 10 की पावर 5 सेकंड पर मीटर से, पैरेलल टू द कंडक्टर, कंडक्टर के पैरेलल बेटा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर यहां ये फोटो बनी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। तो देखिए ये क्या है, ये करंट की वजह से यहां बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, वही निकालना है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर होता है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही हो, उससे आर डिस्टेंस दूरी पर पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो बनता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r। अब यहां पर ये वैल्यू निकाल के आप सीधे निकाल सकते हैं, या हम पूरा ही कैलकुलेशन एक साथ कर देते हैं। और अब जो फोर्स लगाओगे इस इलेक्ट्रॉन पर, वो उसकी वैल्यू होती है QVB। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा प्लेन ऑफ पेपर पे और आपकी तरफ ये। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में और इस वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल हो गया। देख पा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड लीजिए, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट PQ की, और थप्पड़ जैसा भी आप रूल लगाते हो कर्ल करने वाला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कहने का मतलब V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो हम इसको QVB लगा सकते हैं। ये QVB लग गया। Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज, यानी कि दिया है तो बढ़िया, वरना हमको मालूम है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V दे रखा था कितना, 10 की पावर 5, और ये P B का मतलब ये वैल्यू लगाते हैं।
तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट कितनी थी 5 एम्पियर की, और आर कितना है, आर है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर आ जाएगा 2, ये आप 5 दूनी 10 है, तो 3.2 यहां मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद 2 इंटू 10⁻7 मेरे ख्याल से ठीक है, फिर भी काट पीट लो, ये 2 से काटोगे तो आएगा 10, ये 2 से कट जाएगा, और इसको अभी मैं लिख देता हूँ 1.6, और 5 घटा दो 10⁻⁻14, और यहाँ बढ़ाओ तो ये देखिए आ गया 5, और ये -1 ऊपर गया तो ये -6 बचा। अब ये 16 पंचे 80, तो 80 का ये 8 आ गया, और 10⁻⁻14 में -6 कम कर दो तो ये बचा 8। मेरे ख्याल से जुड़ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, कहाँ घटा दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी -20। तो फोर्स है तो न्यूटन में होगा, तो ये फोर्स आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻20। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखिए किसी में आपको भ्रमित करने के लिए पाई भी लगा रखा है, तो ये आंसर रहा आपका सी का। पाई की वैल्यू तुमने रख दी है ना, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता तो केवल 10⁻⁻7। ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, भड़बड़ लगा देंगे आप। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। ये 2022 का सवाल है, फिर वही क्वेश्चन है, थिक कंडक्टर वाला। फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, ये वही चीज। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर, ये देखिए इस वायर के अंदर बाहर। तो आपने इसका ग्राफ पढ़ रखा था ऐसे, याद अभी होगा, ताजा ताजा मामला है ना। ये था सरफेस पे, और ये था उसके एक्सेस पे, ये बी था, और ये आउटसाइड था। और आउटसाइड की कहानी थी 1/r, और इनसाइड की कहानी थी b इज प्रोपोर्शनल टू r, और ये कहानी इनसाइड की थी, यानी r इज लेस देन r। इसके हिसाब से देखिए, तो ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग, ये ऑप्शन देखिए, यहां से लीनियरली इंक्रीज कर रहा है जब तक सरफेस पे ना पहुंचे, सही, और उसके बाद कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज करे 1/r से, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको कोई करेक्ट नहीं मिले, जैसे लिखा है लीनियरली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो गलत। यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं भैया, कहां यूनिफॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट। ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीजिंग ये गलत है, 1/r है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ए यहां पर सही बना। उम्मीद करते हैं ये आप पकड़ पाए। अगला सवाल देखते हैं 2023 का, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। लिखा है वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी, ये वायर को ऐसे बेंड कर दिया है, एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टेडी करंट, अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। ये देखिए, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड हमें पी पे निकालना है, इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होंगे। एक सेगमेंट में इसको 1 कह देता हूं, इस आर्क वाले को 2, और ये तीसरा वायर वाले को 3 कह देता हूं। जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करूं तो आप आसानी से समझ पाओ। अच्छा, एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान दिलवाना पड़ेगा। देखिए ये जो करंट, ये जो एक करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है, इसकी एक एज के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ये मान लीजिए डिस्टेंस r है, तो करंट इसमें I है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो बनता है BP या B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r। ये ध्यान रखिएगा, अगर बीच में कहीं पॉइंट होता है तो इसका आधा बनता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लगता है, यहां कहीं होगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r, और अगर एक एंड पर है तो इतना बनता है, क्योंकि ये एंड का मामला है, देखिए, इसलिए फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। और सेमी सर्किल बन रहा है ए टू बी, तो बी सेमी सर्किल के लिए भी आपको पता होना चाहिए, सेमी सर्किल, तो सर्किल का आधा बनता है, ये तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4r। तो ये सेमी सर्किल और ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट का मामला बता रहे हैं, ये दोनों आपने समझ गए। अब यहां पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जिससे जोड़ना घटाना हम समझ सकें। अब देखिए 1 से 1 वाला आप वायर लेंगे, ये तो ये बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड,
यहां पर मैं बनाता हूं, ये उल्टा बना दिया, ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये 1 से अंदर की तरफ है, ये है 1 का हिसाब अंदर, 2 वाले का बनाएंगे, 3 वाले का बनाएंगे तो भी अंदर, और 2 वाले का बनाएंगे तो ये बाहर। तो यानी 1 और 3 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द पेपर के इनसाइड है, और 2 वाले का जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड लेते हैं, अंगूठा करते हैं करंट की डायरेक्शन में और थप्पड़ मारते हैं, सिंपल। तो आप ये थप्पड़ मरवा के देख लीजिए, मैंने मरवा के देख लिया है और आपको दिखाई पड़ रहा है। प्यार से नहीं, थप्पड़ से डर लगता वाला डायलॉग याद कीजिए और बस उसी हिसाब से हमेशा पकड़े रहिए। उम्मीद करते हैं आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, यहां लिख लेता हूं, जगह है थोड़ी। बी नेट निकालने गए तो हम 1 और 3 को जोड़ेंगे और 2 से घटाएंगे, और 1 और 2 का वैल्यू सेम ही होगा, ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही के एंड पर है, सेम वायर है, सेम आ रही है, आर सेम है, तो हम डबल भी कर सकते हैं। पकड़ रहे हो ना? तो हमने क्या किया, 2 कर दिया इंटू 1 से बनने वाला, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट की वैल्यू आई थी और रेडियस आर था। ये 1 और 3 को जोड़ा है, इसलिए डबल किया, ध्यान रखना, क्योंकि 1 और 3 बराबर थे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मान लीजिए माइनस कर रहे हैं, -2, और ये फॉर्मूला लगा दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 आर और ये आई। ठीक, अब यहां पर देखें तो ये जो वैल्यू पहले वाली है, ये क्योंकि पाई ये 3.142 से बड़ा है, ये छोटी हो जाएगी वैल्यू, दिख रहा है ना, ये बड़ी हो जाएगी, तो इसी की डायरेक्शन में मैग्नेट, ये देख रहे हो 1/4, समझ तो पा रहे हो, ये 2 है, ये पाई होता 3.14, तो डिनोमिनेटर इसके एवज में बड़ा है, यानी वैल्यू घट गई, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम पलट देते हैं घटाने में ही। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी घटाओगे तो निगेटिव आएगा, हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। छोटी वैल्यू को घटाया, हाँ, कहां से जाएगा ये, छोटी वैल्यू को घटाइए, घटा रहे हैं। तो अब ये डोमिनेटिंग है, तो ये जो 2 वाला है, इसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये बड़ा है। अब ये 2 क्या है, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम पेज कह दीजिए, तो अवे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी 2 ऑप्शन में से, और ये दिख रहा है यही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि घटाने के बाद ये तो आ ही नहीं पाएगा ऊपर। आप सॉल्व ही मत कीजिए आगे, खैर हम करके दिखा देते हैं। अब यहां पे जो चीजें हैं कांस्टेंट, वो बाहर ले लीजिए, जैसे म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और यहां पर देखिए वैल्यू आ गई, दैट इज 1, और -2 अपॉन पाई, ये देखिए यही वही है, ये वैल्यू यहाँ पे दिख ही रहा था कि भाई आप पाई भाग कहां जाएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता है, और डायरेक्शन मैंने पहले पकड़ लिया। डायरेक्शन में लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं बड़े में से छोटा, तो झंझट नहीं रहती कि भाई उसका उल्टा होगा पुल्टा होगा। ये बड़ी वैल्यू थी तो इसी की डायरेक्शन में मामला होगा, और ये डायरेक्शन कैसे था, ये 1 वाले का है, ये सॉरी, ये जो है 2 वाले से है मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 वाले की डायरेक्शन में। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे, अगर हर चीज लिखेंगे तो काफी लेंथ ब्रेथ ज्यादा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए। अगला सवाल टॉपिक है द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के ऊपर ये बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस करेंगे आराम से। फेज 1 में 2020 का, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। अब आप जानते हैं कि एक सोलेनॉइड जो होता है, उसके सेंटर पे या अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, और एन क्या होता है, लीनियर टर्न डेंसिटी, या एन अपॉन एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, बी लिखते हैं, म्यू नॉट की जगह ये लिख दीजिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल, एन क्या है 100, लेंथ क्या 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 50 इंटू 10 की पावर -2, आई कितनी है, आई है 2.5 एम्पियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जीरो हटा के 25 दुआई 50 कर दीजिए, जीरो हटाया, ये जीरो काटो, 25 दुआई 50 और 2 से काटोगे तो आ जाएगा 2 पाई। ये वैल्यू आ गई 2 पाई इंटू -1 घटा होगा 10 की पावर -6, ऊपर एक और जोड़ गया, मतलब बड़े, अब ये डबल करो 6.28,
और ये 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आंसर आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये हो आराम से हर चीज को देखिए, फिजिक्स में आपकी जहां पे ऑप्शन होते हैं, हर सवाल को कैलकुलेट करना जरूरी नहीं रहता, ऑप्शन पे नजर गड़ाए रखिए। एक नजर क्वेश्चन पर, एक नजर ऑप्शन पे। ऑप्शन से ट्रेमेंडस मदद मिलती है, तो आपका वो काम हल्का कर देता है। एलिमिनेशन मेथड कभी कभी लग जाता है, कभी कभी पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, टाइम बचेगा, सवाल सरल हो जाएगा, वरना आप अननेसेसरी वर्जिश करेंगे। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज स्टैंडर्ड टर्न्स पर मिलीमीटर। इफ ये एन की वैल्यू दे रखी है, वो 100 टन दे रखी है पर मिलीमीटर। हमें एसआई सिस्टम में पर मीटर निकालना होता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो आप एक इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो ये 100 इंटू 1000 इतना टन्स आ जाएगा पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन अभी निकाला है, 10 की पावर 5 लिख देते हैं, और करंट थी 1 एम्पियर की, रेडियस से मतलब नहीं, और ये वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -2। 4 पाई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 3.14 को 4 से 4 तिरिक 12, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ये डी ऑप्शन सही है। देखिए फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप जान रहे हैं 3.14 होता तो 12 से ज्यादा आया है, 12 से ज्यादा ये 2 है, ये -4 है, -2 टिक कर दिया। तो इसको मैं लिख देता हूं 12.56 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, और ये ऑप्शन डी है। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और करना भी चाहिए। खैर, अब टॉपिक नंबर 8, टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। इस पे फेज 2 2020 में सवाल है, आइए इसको करते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ L, मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। ये इस तरह से घुमा दिए। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्योंकि एक ही टर्न है, तो I इंटू ए, वरना NIA लिखते, और इसकी जो लेंथ थी वो L थी, अब इसकी सरकमफ्रेंस हो गई घुमाने के बाद, तो 2 पाई R की वैल्यू L, तो R की वैल्यू L अपॉन 2 पाई। एरिया निकालने में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम निकालते हैं यहां पर एरिया। एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई लिखा, और L अपॉन 2 पाई का आपने यहां पर बेटा स्क्वायर किया, तो पाई L स्क्वायर, और नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कट जाएगा, तो L स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब ये हम एरिया की जगह डाल देंगे, तो ये I आ गया, एरिया की जगह ये वैल्यू L स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आंसर आ चुका है। तो वैल्यू हो गई I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, कौन सी रॉकेट चला रहे हैं, मतलब कौन बड़ी बात है। तो ये ऑप्शन हो गया ए। ये आंसर क्या बना? ए ऑप्शन। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 2021 का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है सरल। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, 12A लंबाई का एक वायर है, एंड रेजिस्टेंस उसका R है, इज वाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, उसको लपेटा गया है करंट कैरिंग कॉइल पर। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए है, और दूसरे में स्क्वायर है, इसका भी साइड ए है। ठीक है, चाहे लिखूं 4 बार चाहे ना लिखूं, बात समझते हैं। अब द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ द कॉइल इन ईच केस, देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है NIA होता है, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा इन दोनों का। करंट तो दोनों में सेम ही है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, क्योंकि 12A लंबाई का वायर था, तो यहां पर इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, इसको N1 लिख देते हैं, इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो। N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ थी 12A, तार की लंबाई बोला है, और इसकी एक की 3A, ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए यहां पर 4। N2 की बात करें तो टोटल लंबाई थी 12A, और इसका लंबाई है ए पेरीमीटर 4A, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 3। तो ये N1 N2, अब एरिया निकाल लो, A1 निकालते हैं। A1 का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का
एरिया तो √3/4 ए स्क्वायर, ये एरिया होता है, ये स्क्वायर का एरिया जो कि ए स्क्वायर के बराबर ही होगा। अब निकाल लो, पहले यानी M1 लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स थे 4, करंट आई रही और एरिया रहा √3/4 ए स्क्वायर, 4 से 4 कर गया √3IA²। अब ये ऑप्शन ही डी होगा। देखो एक ही, देखिए मैंने कहा ना मेरी नजर है, आप भी नजर ऐसे गड़ा के रखिए, किसी और में है ही नहीं तो हम निकालेंगे ही नहीं, हम निकाल देते हैं पढ़ाने के लिए, आप नहीं निकालेंगे। अब जैसे M2 निकालना, समय बचाएंगे आप, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 3, करंट आई और एरिया A², कुछ है नहीं निकालने में, लेकिन हम क्यों निकालें जब हमारा, हमें तो सवाल सही करना है, कोई वहां रिसर्च थोड़ी आप करने बैठे हुए हैं। ये खट से यहाँ पे सवाल हो गया, उम्मीद करते हैं आप पकड़ पाए। आइए अगला सवाल करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। 2025 का बहुत ही ज्यादा सरल सवाल। ए 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियाई 1:2। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी, देखिए जो m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है I/A या I/πr²। तो यहां सीधी बात अगर आप देखें कि m इज प्रोपोर्शनल टू I², अगर करंट यहां पर सेम है तो, जो करंट हम सेम मान के चल रहे हैं, तो M1/M2 आप लेके जाएंगे तो लिखेंगे R1/R2 का स्क्वायर, और रेडियस 1:2 है तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये सी आपका सही हो गया। इस तरह से सवाल आपका बनेगा, कोई भी वहां दिक्कत की बात नहीं है। अभी 2025 का सवाल है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा वर्किंग करनी पड़ सकती है इसमें, तो शांति से देखिए। ए मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहा है, स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहां पर, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 5, where n is an integer, h is a Planck's constant and e is the magnitude of the electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state, यानी ये सबसे पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, will be m is the mass of the electron। तो ये पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I/A, कह दीजिए करंट m लिख दो या मैं म्यू लिख देता हूं, यहां पे कई किताब में लिखा होता I/A। तो हमको I/A निकालना है, पहले में करंट समझ में आ जाए फिर A से मल्टीप्लाई करके काम यहां बना सकते हैं। तो यहां जो फ्लक्स पास हो रहा था उसकी वैल्यू है NH/E, ये गिवन था, ये गिवन है यहां पर। अब उसके बाद देखिए, हम ये जानते हैं कि जब ये चक्कर लगाएगा तो उसका सेंटीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से। ये हमें प्लस बना दिया, न्यूक्लियस का चक्कर लगा दिया, जबकि न्यूक्लियस का जिक्र नहीं किया है इन्होंने, तो ये प्लस ना रखो, ऐसे ही बना के रखो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स। तो ई QVB होता है, तो EVB बराबर mv²/r। अब यहां से r की वैल्यू आ जाएगी विच इज mv², एक भी कट जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी mv/EB। ये रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ द ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है इसका एरिया निकालने चले हैं, तो यहां मैं कलर बदलता हूं जैसे आपको फर्क नजर आए। तो मैं एरिया ऑफ ऑर्बिट, जिसे मैं ए लिख रहा हूं, ए का मतलब है πr², तो पाई लिखा और आर की वैल्यू यहां से निकालिए, तो ये इसका स्क्वायर mv/EB लिखकर हमने इसका कर दिया स्क्वायर। अब जो फ्लक्स होता है वो होता है B/A के बराबर, तो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है NH/E, और B की वैल्यू ये B/A लिखी दिया था, अब यहां B का B रहने दिया, और एरिया की वैल्यू अब यहां पे डाल दीजिए। एरिया कितना निकला है, पाई mv/EB का स्क्वायर। तो यहां पर आपका एरिया
बल्कि एरिया तो हम ये निकाल ही चुके हैं, तो एरिया यहीं, अभी एरिया उस टर्म में नहीं आया, इसको ए ही रहने देते तो ज्यादा अच्छा था। इसको हटाओ यहां से, क्योंकि हमको आई इंटू ए चाहिए ना, अभी आई भी निकाल लेंगे और सवाल सॉल्व कर डालेंगे। ये हमने ए लिख दिया। अब यहां पर अगर ए निकालो तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, एन एच अपॉन ई बी। ये देखिए एरिया एक यहां से आया और एक एरिया यहां से आया, अब दोनों को आप बराबर कर सकते हो। अब अगला स्टेप लेते हैं, करंट निकालो जरा। तो करंट की वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, या ई इंटू फ्रीक्वेंसी। और ये वैल्यू कितनी होती है, टाइम पीरियड आपको याद कर रखा होगा आपने, 2 पाई m अपॉन ई बी आ जाता है। कैसे टाइम पीरियड आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन वी से आया। तो ये वैल्यू लगाओगे तो 2 पाई m अपॉन ई बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई ई स्क्वायर, ये टी की वैल्यू यहां रख दी हमने, तो ये ई स्क्वायर बी अपॉन 2 पाई m। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर, इससे आप निकाल सकते हो ये जो टाइम पीरियड यहां पर रखा है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो, जो कि म्यू की बात करते हैं, तो करंट हो जाएगा आई इंटू ए। तो आई कितनी है, ये ई स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2 पाई m, और ए हो गया एन एच अपॉन ई बी। यहां पे अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया तो ये वैल्यू यहां पर एन जो है, एन को ले लो 1, क्योंकि इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो ये एक ई कट जाएगा तो वैल्यू आएगी एच इंटू ई, और बी से बी कट गया है, अपॉन 2 पाई m। ये वैल्यू यहां पर आंसर आया आपका। ये थोड़ा सा सवाल ध्यान देने वाला है। तो एच ई अपॉन ये 2 पाई m, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इस तरह से वैल्यू यहां पर निकल के आएगी। आप ये जो हमने पाई आर स्क्वायर किया था एरिया, इसकी निकालने की कोई आवश्यकता यहां दिख नहीं रही है, मैंने निकाल दिया है। अदरवाइज इस एरिया से ही हमारा काम हो गया, यही वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है। और ये जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड 2 पाई r अपॉन वी होता है, और 2 पाई r अपॉन वी को आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए वैल्यू लिखी है ना, ये बी स्क्वायर एम वाले में, तो ये आर और वी के बीच में का रिलेशन पता है, आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। आर की पुट कर देंगे तो वी वी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, आर दिख रहा है ना, एम वी अपॉन ई वी दिखाई पड़ रहा होगा। 2 पाई अपॉन वी लिख दीजिए और आर डाल दोगे तो एम वी अपॉन ई बी आ जाएगा। ये वी से वी कट गया, 2 पाई m अपॉन ई बी, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। ठीक, इस तरह से थोड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या निकालना है सवाल में ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आगे आसानी से सवाल लगाते बनेगा। उम्मीद करते हैं पकड़ पाए होंगे आप। अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टॉपिक नंबर 9। इसका 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें क्या पूछा है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर एंड द एमीटर्स विल बी। ये पहला सेटअप है V1 A1, ये V2 A2। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, दोनों वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज कम ज्यादा ये पता करना है। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है यार, वो टेंडिंग टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट होता है वोल्ट मीटर का। तो ये जो वोल्ट मीटर लगा है, इसकी जगह इन्होंने एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस डाला है। लेकिन ये वोल्ट मीटर इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जो करंट यहां से आ रही है वो लगभग, या आप कह दीजिए पूरी इधर चली जाएगी। प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ जाती है, लेकिन थ्योरेटिकली पूरी जाएगी। तो इससे तो कोई करंट पास ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट आइडियल वोल्ट मीटर। अब इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि करंट तो इधर जा ही नहीं रही है ना, करंट तो सारी इधर जा रही है, तो रीडिंग में कोई बदलाव ही नहीं होगा। 10 ओम इसका क्या कुछ चेंज करने वाला है, तो सारी करंट यहीं से चली जाएगी। तो एमीटर की भी रीडिंग और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग सेम ही आएगी। तो ये ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। आंसर हो गया ए। V1 बराबर V2, 10 ओम इसका कुछ नहीं काम करने वाला, और I1 बराबर I2। इस तरह से सवाल हो जाएगा। तो ये मैंने पूरे आपके 2019 से 2025 जितने भी सवाल आए थे एनटीए के, सारे करा मारे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो नीट का टॉपर बच्चा होता है ये 3 रिसोर्स कभी नहीं छोड़ता, आप भी मत छोड़िएगा। 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस नीट के,
एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज और सारी एग्जांपल्स फिजिक्स के एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दो टाइप के एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू टाइप 1 और एमसीक्यू टाइप 2। टाइप 1 होता है सिंगल करेक्ट और टाइप 2 होता है मल्टीपल करेक्ट, यानी इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अब आप सोचेंगे 4 ऑप्शन है तो हमारे यहाँ तो नीट में एक ही ऑप्शन करेक्ट आता है। बात सही है, लेकिन इन चारों ऑप्शन को जज चेक करने के लिए आप ये देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, यानी एक सवाल 4 सवाल के बराबर हो जाता है। यहीं से ट्विस्ट आपको मिलता है। तो ये एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 भी आपको करना जरूरी है। तो ये जब टॉपर बच्चा नीट का नहीं छोड़ रहा तो आप क्यों छोड़ेंगे? और ये टोटल अगर आप जोड़ें तो 1294 क्वेश्चंस हैं। अगर डेली आप 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो 20-22 दिन के अंदर ये 25 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा आपका। एक फाइनाइट कोर्स है और ये करने के बाद सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे, 150 के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नीट संपूर्ण इसी में आपकी मदद करता है। मैंने खुद वीडियो रिकॉर्ड किए इजी भाषा में जो आपकी समझ में आए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद लेना चाहते हैं, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर नीट संपूर्ण आपको मिलेगा, लेकर नीट में औरों से आगे हो जाइए। फिजिक्स को अपना कंपेनियन बनाइए, ना कि ऑब्स्टेकल, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी रैंक मिले, अच्छी सीट मिले। तो उम्मीद करता हूं ये साल आपका फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बनने की तरफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूं इजी करने के लिए क्वेश्चन को या शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, वो आपको कैसी लगी, जिससे मुझे डायरेक्शन मिले कि आपकी हेल्प किस डायरेक्शन में मुझे करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।